नमस्ते बच्चों। आज मैं आपको हिंदी की व्याकरण में भाषा, लिपि व व्याकरण वाला टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। इससे पहले आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण की परिभाषाएं लिखी, पढ़ी और समझी है तथा उनके भेद भी लिखे, पढ़े और समझे हैं। भाषा क्या होती है? भाषा वह साधन है जिससे व्यक्ति अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है। यदि भाषा नहीं होती तो हम किस तरह अपने मन के भावों और विचारों को प्रकट करते या समझते। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा वह साधन है जिससे मनुष्य अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है। तो आइए इसकी परिभाषा नोट करते हैं। भाषा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करता है। आपने देखा है, यदि कोई मनुष्य बोलकर अपनी भाषा को प्रकट करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यदि कोई मनुष्य लिखकर अपनी भाषा को प्रकट करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। बड़ी क्लासेस में एक सांकेतिक भाषा और बताई जाती है जिसे संकेतों के माध्यम से बताया जाता है, परंतु हम अभी केवल मौखिक भाषा और लिखित भाषा के बारे में ही पढ़ेंगे। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के दो रूप हैं। पहला मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। मैंने अभी आपको बताया मौखिक भाषा क्या होती है। जब मनुष्य अपने भाव और विचारों को बोलकर प्रकट करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। तो आइए इसकी परिभाषा निकले। मौखिक भाषा जब मनुष्य अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा कहते हैं। पुराने समय में मौखिक भाषा ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुई, क्योंकि बोलकर जो बात कही जाती है उसे सुनते ही वो बात का कोई मतलब नहीं रहता है। केवल बोलने वाला और सुनने वाला ही उसे समझते हैं। उसका कोई प्रूफ नहीं रहता, कोई प्रमाण नहीं रहता कि किसने क्या कहा। परंतु आजकल इतने साधन उपलब्ध हो गए हैं कि हम मौखिक भाषा का भी उपयोग रिकॉर्ड करके कर सकते हैं, उसे दोबारा सुन सकते हैं और उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। तो आजकल मौखिक भाषा भी प्रयोग में बहुत आ रही है, क्योंकि मौखिक भाषा की भी रिकॉर्डिंग हो रही है और रिकॉर्डिंग को हम वापस सुन सकते हैं। इसके बाद है लिखित भाषा। लिखित भाषा जब मनुष्य
विचारों को लिखकर प्रकट करता है, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जब मनुष्य अपने भाव और विचारों को लिखकर प्रकट करता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। यदि ये लिखित भाषा नहीं होती तो क्या हम इतिहास को पढ़ पाते? नहीं। अगर ये लिखित भाषा नहीं होती तो हम अपने इतिहासों के बारे में भी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि इतिहास में जब भाषाएं थी तो वो लिपि में लिखी जाती थी, ब्राह्मी लिपि में, देवनागरी लिपि में, इन भाषाओं में वो लिखी जाती थी। पर अब हमने अपनी भाषा का विस्तार किया और लिखित भाषा में हिंदी का प्रयोग और अंग्रेजी का प्रयोग विशेषकर किया जाने लगा। अब हम भाषा के और प्रकार के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे नियमित रूप से अध्ययन में काम आती है। इसके बाद एक भाषा होती है मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? जब कोई बच्चा परिवार में जन्म लेता है तो जिस स्थान पर वह पैदा होता है और जो उसके माता पिता और घर के सदस्यों की भाषा होती है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। बच्चा जो बोलता है, जो सुनता है, वही उसकी मातृभाषा बन जाती है। जैसे हम राजस्थान में पैदा हुए और भीलवाड़ा में हम पैदा हुए, भीलवाड़ा में हम रह रहे हैं, तो हमारे घरों में जो भाषा बोली जाती है वह हमारी मातृभाषा कहलाएगी। तो चलिए इसको लिख लेते हैं। जब कोई बच्चा परिवार में जन्म लेता है तब उसके माता पिता तथा घर के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा कहलाती है। परिवार में रहकर बच्चा बहुत कुछ सीखता है, तो परिवार के सदस्यों द्वारा और माता पिता द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है वह मातृभाषा कहलाती है। उसके बाद है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? आपको पता है विश्व में बहुत सारे देश हैं और सबकी अपनी अपनी भाषा होती है। जो एक देश की सर्वव्यापी भाषा है वह उसकी राष्ट्रभाषा कहलाती है। मतलब उस देश में सामान्यतः जो भाषा बोली जाती है वह उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है बच्चों? हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। हिंदी भारत के सभी प्रांतों में बोली व समझी जाती है। केवल दक्षिण के कुछ भागों में हिंदी को कम समझा जाता है, बाकी देश के उत्तर, पूर्व, पश्चिम सभी इलाकों में हिंदी भाषा को बोला व समझा जाता है।
तो हिंदी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है। चलिए इसको भी लिखते हैं। जब कोई भाषा किसी राष्ट्र या देश की सर्वव्यापी भाषा हो तो वह उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। जैसे भारत देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारत देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। इसके बाद है राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? प्रत्येक देश में वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की सरकार द्वारा जिस भाषा में कार्य किया जाता है, जिस भाषा में वह अपने बात को जनता तक पहुँचाती है, आम जनता तक निर्गमन अपनी बातों का करती है, वो जिसमें उनका संवाद होता है, वह आम तौर पर उस देश की राजभाषा कहलाती है। जैसे हम अपने भारत देश की बात करें तो भारत में हिंदी में ही हमारे सारे राजकीय कार्य होते हैं। हमारे जो भी गवर्नमेंट हमको अनुदेश देती है वह सब हिंदी भाषा में दिए जाते हैं। तो राजभाषा क्या होती है? किसी देश की सरकार द्वारा कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। भारत देश की राजभाषा हिंदी है। हिंदी भारत की सरकार द्वारा प्रत्येक कार्यक्रम में या प्रत्येक प्रोग्राम में हिंदी का ही यूज़ लिया जाता है। अंग्रेजी अभी तक राष्ट्रभाषा या राजभाषा नहीं है। इसके बाद है लिपि। लिपि क्या होती है? लिपि हमारी भाषाओं का उद्गम स्थान है। हम अपनी भाषाओं की बात करें तो भाषाओं का जो जननी है वह लिपि है। लिपि से ही हमारी भाषाओं का उद्गम हुआ है। तो लिपि क्या होती है? जब हम किसी शब्द को परंपरागत रूप में लिखते हैं तो उसे लिपि कहते हैं। जो ध्वनियाँ मुंह से उच्चारित की जाती है और लिखी जाती है वह लिपि कहलाती है। तो हमारे देश में प्राचीन समय में जो लिपियाँ जिस भाषा के लिए थी वह हम नोट कर लेते हैं।
भाषा हिंदी। हिंदी की लिपि थी देवनागरी। अंग्रेजी, अंग्रेजी की लिपि थी रोमन। पंजाबी, पंजाबी की लिपि थी गुरुमुखी। एक भाषा उर्दू, उर्दू की लिपि थी फारसी। तो ये चार मुख्य भाषाएं थी और इनकी चारों की लिपि है। हिंदी की लिपि थी देवनागरी, हिंदी और संस्कृत दोनों की ही देवनागरी लिपि है। हिंदी और संस्कृत दोनों की देवनागरी लिपि है। अंग्रेजी की रोमन है, पंजाबी की गुरुमुखी है, उर्दू की फारसी लिपि है। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। भाषा और लिपि का जो ये पाठ है वह आप पढ़ें और समझें। धन्यवाद।